हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार और भारतीय जनता पार्टी की जीत और उसका तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों की बड़ी जीत है। उस रणनीति से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह उसकी रणनीति की जीत है। इसके बावजूद कि पूरे प्रदेश में जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त लहर थी, इस लहर के बावजूद हरियाणा में भाजपा की जीत को अगर समझना है तो उसकी इस रणनीति को डिकोड किए बिना इसे नहीं समझा जा सकता। इस चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों को अगर ठीक नहीं समझा गया तो आने वाले हर चुनाव में नतीजे यही आएंगे। और यह कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन प्रदेशों में कांग्रेस की ऐसी ही हार हुई थी। इन तीन में से दो प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लहर की बात की गई थी, जो कि वास्तव में जमीन पर मौजूद थी, और उसके बाद भी वहां कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। इन तीनों राज्यों के चुनाव से दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व ने कोई सबक नहीं लिया और उसका परिणाम था कि हरियाणा में भी वही नतीजे सामने आए और आने वाले हर चुनाव में यही नतीजे आएंगे अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति और कांग्रेस की कमजोरियों को नहीं समझा गया। 8 तारीख को हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हलचल सी मच गई। तमाम विश्लेषकों, यहाँ तक कि मुख्य धारा की मीडिया के तमाम चैनलों ने और हर चुनावी सर्वे ने जो ऐलान किया था हरियाणा में भाजपा विरोधी जबरदस्त लहर है और किसी भी सूरत में वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है, उन सब ने अपने अपने तरह से विश्लेषण किया और कांग्रेस की इस हार का ठीकरा अलग अलग लोगों पर फोड़ते रहे। इस पॉडकास्ट में हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ, अब तक आपने जो विश्लेषण सुने होंगे उन सब से कुछ मायनों में बिल्कुल अलग है और यह विश्लेषण लंबा हो सकता है, क्योंकि अपने आप में हरियाणा का चुनाव एक क्लासिक केस है कि कैसे किसी प्रदेश में किसी पार्टी के पक्ष में लहर के बावजूद उसके चुनावी नतीजे को ठीक उसकी उल्टी दिशा में बहाया जा सकता है। और इसलिए इस विश्लेषण को बारीकी से समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर आपके साथ मैं देश दुनिया के बदलाव के ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, ज्ञान विज्ञान की नई बातों को शेयर करता हूं, लेकिन इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो प्लीज नीचे बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब किसी प्रदेश में 10 सालों की सत्ता और किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन के बावजूद प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को चुनाव में प्रतिफलित होने से रोक दिया जाता है, तो इसमें निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी की रणनीति का लोहा मानना ही पड़ेगा। यह और बात है, आप उस रणनीति से, उसके तौर तरीकों से भले ही सहमत ना हो, उसे लोकतांत्रिक न माने, लेकिन वह रणनीति अपनी जगह है और मेरा ख्याल है कि उस मास्टर स्ट्रैटेजी की कुछ हिस्सों को समझने की जरूरत है। एक ऐसी रणनीति जिसमें अपने प्रचार अभियान को बेहद ही लो प्रोफाइल रखा गया। विपक्षी दलों को पता ही नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही है और जमीन पर वह क्या काम कर रही है, और इसके बावजूद अंदर ही अंदर इस प्रचार अभियान से वे उद्देश्य हासिल किए गए जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता था। और वह भी एक ऐसी परिस्थिति में जब पूरे प्रदेश में उस पार्टी के विरुद्ध लहर चल रही हो। राजनीति के शतरंज में दिलचस्पी रखने वालों को इस रणनीति को समझने की, उसे डिकोड करने की जरूरत है, भले ही उस रणनीति से आप सहमत हो या असहमत। इस विश्लेषण में जाने से पहले मैं उस थ्योरी को तोड़ने की कोशिश करूंगा जो हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे इधर विश्लेषकों ने देना शुरू किया है। उसमें सबसे पहली थ्योरी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जाटों के खिलाफ नॉन जाट या दलित वोटों को पोलराइज करने में सफल रही। इसी वजह से जहां हरियाणा का जाट इंडिया गठबंधन के साथ था तो बाकी सभी उसके विरुद्ध खड़े थे, और इसके पक्ष में वह तर्क दे रहा है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथों में थी और हुड्डा जाट नेता के तौर पे जाने जाते हैं। अगर हम तथ्यों पर नजर डालें तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। पिछले चुनाव में जेजेपी को 11 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई, उसने जेजेपी के बूते सरकार बनाई और ये 11 की 11 सीटें मुख्य रूप से जाट डोमिनेटेड इलाकों की सीटें थी। जाटों ने जेजेपी को एक तरफा समर्थन दिया था। अगर जाट पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ होते या कांग्रेस के साथ होते, भूपेंद्र हुड्डा के साथ होते, तो ये 11 सीटें जो जेजेपी हार गई उन्हें कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए था। लेकिन इनमें से 6 सीटें ही सिर्फ कांग्रेस जीत पाई, बाकी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और यह साफ साफ संकेत है
कि जाट पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं था। जाटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जरूर था, लेकिन आधे से थोड़ा ही कम हिस्सा ऐसा था जो भाजपा के साथ गया। यह अपने आप में तथ्य है कि हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट या जाट बनाम दलित का कार्ड जो विश्लेषक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पर वैसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा यह तर्क कि दलित जाटों के खिलाफ खड़ा हो गया, यह भी अपने आप में गलत है। अगर हम उन 8 सीटों की बात करें, जिन 8 सीटों के कैंडिडेट खुद कुमारी शैलजा के हाथ में थे, उन्होंने वहां टिकटों का वितरण किया था। निश्चित रूप से वे उनके प्रभाव के इलाके थे और कम से कम बाकी जगहों पर जो भी नतीजे आते, अपने उम्मीदवारों में से ज्यादातर को वह जिताना चाहती, लेकिन वे 8 की 8 सीटें कांग्रेस हार चुकी है। यानी कि इन इलाकों में जहां दलित प्रभाव है, वहां क्या कुमारी शैलजा की कोई साख नहीं थी? कम से कम 1 या 2 कैंडिडेट वे अपने जिता पाती। दूसरे, पूरे हरियाणा की 90 सीटों पर अगर हम नजर डालें तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां दलित आबादी बड़ी संख्या में है और वहां कांग्रेस के कैंडिडेट भी जीते हैं। तो यह तर्क कि हरियाणा में हार की वजह जाट वर्सेस नॉन जाट या जाट वर्सेस दलित होना, यह अपने आप में गलत है। जाटों का पूरा हिस्सा न तो कांग्रेस के साथ गया, न ही दलितों का पूरा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुमारी शैलजा की नाराजगी से कुछ दलित वोटों पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन कांग्रेस को सभी समुदायों का वोट मिला है और ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी बाकी समुदायों के साथ जाटों का भी वोट मिला है। और कांग्रेस के पक्ष में एक और तर्क जाता है और वह है वोटों का आंकड़ा। पिछले चुनाव में 26% वोटों से बढ़कर इस चुनाव में कांग्रेस 39% से ज्यादा वोट पाकर सबसे पहले नंबर पर है। एक तरफ कांग्रेस के वोट में जहां 13% का उछाल आया है, भारतीय जनता पार्टी का वोट भी 3-3.5% बढ़ा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को सबका वोट मिला है, कांग्रेस को भी सभी समुदायों का वोट मिला है। लेकिन वोटों का 1-1.5% का अंतर होने पर भी, वोटों के मामले में सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिलने पर भी, आखिर सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी सीटें ज्यादा कैसे जीत गई? यह अपने आप में एक ऐसी पहेली है जिसे पोलराइजेशन जाट वर्सेस नॉन जाट, जाट वर्सेस दलित करके समझाया नहीं जा सकता। और इसके लिए हमें दोनों पार्टियों की चुनावी स्ट्रेटजी को डिकोड करना होगा। इसका रहस्य दरअसल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में, इलेक्शन स्ट्रैटेजी में है। कुछ विश्लेषक इस हार का ठीकरा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ते हुए बार बार यह दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से समझौता करती तो ऐसा नहीं होता, और इस तरह से वे कांग्रेस और आम आदमी के गठबंधन को जरूरी मान रहे हैं। जबकि हकीकत यही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर न सिर्फ जेजेपी, चंद्रशेखर रावण और दूसरी छोटी छोटी पार्टियां थी, बल्कि आम आदमी पार्टी भी थी। और इसलिए वह कांग्रेस से कोई समझौता नहीं चाहती थी, क्योंकि वह तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पर चल रही थी और उस स्क्रिप्ट में आम आदमी पार्टी को स्वतंत्र रूप से लड़ना था। और इसका सबूत दरअसल वे सीटें हैं जिसे आम आदमी पार्टी ने समझौते की शर्त के तौर पर रखा था। उन सीटों पर नजर डालिए तो वे सारी सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। यानी वे वही सीटें हैं जहां पूरी तरह से निश्चित था कि कांग्रेस जीत रही है। उन सीटों को अगर कोई पार्टी समझौते की शर्त बना दे तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि वह पार्टी समझौता नहीं करना चाहती, क्योंकि समझौते में कुछ अपनी जीती हुई सीटें देनी होती है और कुछ दूसरों से जीतने वाली सीटें लेनी होती है। जबकि आम आदमी पार्टी ने एक तरफा शर्त रखा, जो कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटें हैं उन्हीं को वह कांग्रेस के खाते से बाहर निकाल लेनी चाहती थी। ये सारी पार्टियां दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम जरूर कर रही, लेकिन इन सारी पार्टियों के होते हुए भी हरियाणा में कांग्रेस की जीत निश्चित थी। लेकिन यह जीत अगर चुनावी नतीजों में नहीं निकला तो इसके पीछे जो बड़ा कारण है, अब मैं अपना फोकस उसी वजह पर ले जाऊंगा। जो मैं बुनियादी सवाल उठाने जा रहा हूँ वह है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा और चौधरी भूपिंदर हुड्डा दोनों ही क्या भाजपा के मोहरे थे? हम इसकी शुरुआत हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैंपेन से करेंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनावी कैंपेन जब शुरू हुआ, टिकटों के बंटवारे हुए, इस पूरे फेज में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार बेहद ही लो प्रोफाइल नजर न आने वाला था। प्रचार के दौरान छिटपुट खबरें सोशल मीडिया पर देखी गई कि लोगों ने गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, प्रचारकों को कई जगहों पर घुसने नहीं दिया। और इस तरह के प्रचार के बाद तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे शुरू हुए। इस बीच खबर आई कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं और वे चुनाव प्रचार में नहीं जा रही, वे घर बैठ गई। कुमारी शैलजा पहली बार हरियाणा के चुनावी क्षेत्र में आखिर में जब आनन फानन राहुल गांधी 26 सितंबर को हरियाणा प्रचार में गए, उस दिन ही पहली बार कुमारी शैलजा को हरियाणा
के चुनावी क्षेत्र में देखा गया। सवाल है कि आखिर उसके पहले राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच क्यों नहीं गए? क्या इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी हरियाणा को लेकर और उन्हें लगता था कि बिना किसी प्रचार के ही वे हरियाणा जीत लेंगे? यह एक तर्क हो सकता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर हम 2019 के हरियाणा के चुनाव को देखें तब भी ऐसा ही कहा जाता था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लहर है और इसलिए वहां कांग्रेस जीतेगी, लेकिन नतीजे ऐसा नहीं आए। जाटों में भाजपा के खिलाफ असंतोष जरूर था और जिसका नतीजा था 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 11 सीटें जीतकर जेजेपी तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। तो 2024 के चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो सकती थी कि भाजपा विरोधी लहर के बावजूद वह वहां जीत सकती है और इसलिए कांग्रेस के टॉप लीडर्स को हरियाणा में होना चाहिए था। लेकिन अगर वे हरियाणा में नहीं गए और मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे, तो अचानक 26 सितंबर को आनंद फानन राहुल गांधी हरियाणा में 2-2 सभाएं करते हैं। इसकी वजह के तौर पर हम अनुमान कर सकते हैं कि हरियाणा के लोकल लीडरशिप ने राहुल गांधी को हरियाणा जाने से रोक रखा था। हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जहां अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है, राहुल गांधी अपने दौरे शुरू कर चुके। तो आखिर हरियाणा में अगर वे नहीं गए तो इसकी वजह निश्चित रूप से यही थी कि हरियाणा के स्थानीय नेतृत्व ने राहुल गांधी को किसी भी तर्क से वहां जाने से रोक रखा था। इस थ्योरी की वजह क्या है? इसके लिए हम लोकसभा चुनाव के बैकग्राउंड में जाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता उत्तर प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार करते रहे, दूसरे राज्यों में करते रहे, लेकिन छठे चरण तक बिहार में उनकी सभाएं लगभग नहीं हुई। चुनाव परिणाम आने के बाद यह बात सामने आई, बिहार में लालू प्रसाद और उनके पुत्र नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार में उतरे। ऐसा करके आखिर वे किसका हित साध रहे थे, यह बात तो खुद वे ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य हरियाणा के चुनाव पर फोकस करना है। हरियाणा में दरअसल लोकल नेतृत्व ने राहुल गांधी को चुनावी प्रचार में जाने से रोक रखा था। और यह लोकल नेतृत्व कौन था? निश्चित रूप से इसमें हुड्डा की बड़ी भूमिका, क्योंकि टिकटों के बंटवारे में ज्यादातर टिकट हुड्डा के हवाले किया गया था। उन टिकटों का बंटवारा उन्हें ही करना था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ही वह मुख्य आदमी थे जिसके बल पर चुनाव लड़ा जा रहा था। इसके पीछे वजह क्या थी? इतनी उम्र के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान क्यों दी गई? इसका कारण आखिर क्या था? निश्चित रूप से भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में शीर्ष नेतृत्व पर दबाव डाला या किसी तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया कि हरियाणा की पूरी कमान के हाथ में दी जाए। किस तरह से दबाव डाल रखा था यह तो कांग्रेस नेतृत्व बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने यह दबाव डाल रखा। इस दबाव डालने में उन्होंने अपने जाट होने का फायदा उठाया होगा, क्योंकि हरियाणा के जाटों में भाजपा के खिलाफ रोष जबरदस्त था और इस वोट बैंक का हवाला देकर ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर दबाव डाला होगा। इसके पीछे आखिर हुड्डा की मंशा क्या थी? क्या वे यह चुनाव जीतना चाहते थे? इस उम्र में भी वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? तो इसके लिए हमें टिकटों के बंटवारे पर ध्यान देना होगा। हरियाणा में बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए को रिपीट किया गया था, उन्हें टिकट दिए गए थे। इन उम्मीदवारों में से ज्यादातर ही चुनाव हार गए और दूसरी तरफ कांग्रेस के जिन बागी उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, जो मजबूत दावेदार थे, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को खारिज कर दिया गया। वे निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े। उनमें से अच्छी संख्या में बागी उम्मीदवार न सिर्फ जीते बल्कि जो हारे उनको भी जो वोट मिला वह भी उस मार्जिन से काफी ज्यादा था जिस मार्जिन से वहां कांग्रेस भाजपा से हारी थी। तो टिकटों का यह बंटवारा आखिर कौन सी कहानी कहता है? क्या भूपेंद्र हुड्डा टिकटों के बंटवारे में चूक गए या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? कुछ मामलों में अगर यह होता तो हम कह सकते थे कि उनसे गलती हुई, लेकिन 90 में से करीब 70-80 टिकटें जब उन्होंने खुद दी थी और उसमें से ज्यादातर टिकटों में जब यही ट्रेंड देखा गया, तो इसका मतलब साफ है कि टिकटों का बंटवारा ही इस तरह से किया गया कि वहां कांग्रेस की हार हो। इस तर्क के पक्ष में मैं एक उदाहरण दूंगा पिछले लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी लगभग जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके टिकटों का बंटवारा जबरदस्त था। चुनाव से पहले ही तमाम पार्टी के लोग यह कह रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने टिकटों का बहुत ही शानदार वितरण किया है, अच्छे कैंडिडेट चुने, जातीय समीकरणों को ध्यान दिया और टिकटों का वह बंटवारा इस बात का संकेत करता था कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीतना चाहते। तो उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की अखिलेश यादव की जीत के लिए छटपटाहट को देखा जा सकता है और इसी वजह से उन्होंने अपने पुराने ट्रेंड को तोड़ते हुए, अपने पूर्वाग्रह को एक तरफ रखते हुए टिकटों के बंटवारे में हर बिरादरी के लोगों को शामिल किया
किया। यादव कैंडिडेट में सिर्फ अपने परिवार के लोगों को छोड़कर किसी और को टिकट नहीं दिया और मुस्लिम समुदाय से भी कुछ ही टिकट दिए और इसके साथ साथ अन्य जातियों को, अन्य समुदायों को टिकटों के बंटवारे में शामिल किया, उन्हें कैंडिडेट बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका शॉकिंग रिजल्ट लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन 4 जून को आया। अगर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टिकटों का बंटवारा एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है और उसका रिफ्लेक्शन उसके कैंपेन में, टिकटों के बंटवारे में, हर चीज में देखा जा सकता है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने जो टिकटों का बंटवारा किया, उससे साफ लगता है कि वे हरियाणा में हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जीतने के लिए नहीं। ऐसा वे क्यों कर रहे थे, इसका जवाब तो हुड्डा ही देंगे। इस रुझान को आप लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भी देखेंगे। अशोक गहलोत ने टिकटों का जो बंटवारा किया था, वह बंटवारा बेहद ही खराब था। उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जिनके बारे में हर कोई कह रहा था कि ये हारने वाले कैंडिडेट है। बड़ी संख्या में उन्होंने सिटिंग कैंडिडेट्स को रिपीट किया जिनके खिलाफ जनता में जबरदस्त रोष था। यह बात न सिर्फ राजस्थान में हुआ था, मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे में भी यही बात देखी गई, छत्तीसगढ़ में भी देखा गया। तो अगर हर प्रदेश में एक ही स्क्रिप्ट को दोहराया जाता है, कांग्रेस का स्थानीय छत्रप ऐसे लोगों को टिकट देता है जो चुनाव हारने वाले हैं, और यही अगर एक ट्रेंड बन जाए तो इससे साफ है कि ये छत्रप अपनी मर्जी से नहीं, दरअसल भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही अपने अपने प्रदेश में एग्जीक्यूट कर रहे थे। और इसलिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पर सवालिया निशान खड़े करना बेहद जरूरी है। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को भी भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में घुसने से मना कर दिया। अखिलेश यादव ने खुद पेशकश की थी हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने की। चुनावी नतीजे आने के बाद हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में भाजपा की जो जीत हुई है, जहां बड़ी संख्या में यादवों की मौजूदगी है, वहां अखिलेश यादव का जाना निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक हवा तैयार कर सकता था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अखिलेश यादव को हरियाणा में घुसने से ठीक उसी तरह से मना कर दिया, यह कहते हुए कि अखिलेश यादव का यहाँ क्या काम। और उनका यह वाक्य कमलनाथ के उस वाक्य से हूबहू मिलता है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव के बीच अखिलेश वकिलेश वाला वाक्य कहा था। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के स्थानीय छत्रपों की जुबान से निकले हुए वाक्यों की स्क्रिप्ट इतनी मिलती जुलती क्यों है, और उस स्क्रिप्ट को लिखने वाला आखिर कौन था, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। याद कीजिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी एक लंबे समय तक कमलनाथ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रचार में घुसने नहीं दिया। इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में होनी थी, उसे उन्होंने रुकवा दिया। यानी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का नैरेटिव इन दोनों ही राज्यों में जमीन पर लोगों के बीच जाए। वह नैरेटिव जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतरा और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, वह नैरेटिव महाराष्ट्र में गया और वहां भाजपा की नींव हिला दी। उस नैरेटिव को मध्य प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के क्षत्रपों ने जमीन पर जाने से रोक आखिर वे किसका भला कर रहे थे, इसका जवाब न सिर्फ उन क्षत्रपों को देना चाहिए बल्कि कांग्रेस के आला कमान को भी देना चाहिए कि आखिर अपने इन छत्रपों के हाथ में वह कमान क्यों देती है। क्या किसी भी प्रदेश में चुनाव अभियान को भारतीय जनता पार्टी अपने स्थानीय नेतृत्व के भरोसे छोड़ देती है, या उसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की होती है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस का आला कमान इस तर्क से नहीं दे सकता कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़ती है, सबको अपनी भूमिका निभाने देती है। लोकतांत्रिक तरीके से एग्जीक्यूट की गई चुनावी कैंपेन में सिर्फ स्थानीय नेतृत्व की भूमिका नहीं होती, सबसे बड़ी भूमिका वहां केंद्रीय नेतृत्व की इसलिए होती है कि आपका विरोधी यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वहां मैदान में उतरा हुआ है, और इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को वहां सबसे ज्यादा मैदान में होने की जरूरत थी, जो कि बार बार इन राज्यों के चुनाव में अनुपस्थित देखा जाता है। आखिर तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तेलंगाना में कांग्रेस के आला कमान ने क्यों नहीं रेवंत रेड्डी पर ही पूरा चुनाव छोड़ दिया? वहां बार बार राहुल गांधी अपनी सभाएं क्यों करते रहे? कर्नाटका के चुनाव में राहुल गांधी बार बार सभाएं क्यों करते रहे थे, और हरियाणा के चुनाव में वे आखिरी हफ्ते में क्यों उतरे? इसका जवाब कांग्रेस के आला कमान को जरूर देना चाहिए। अब हम कुमारी शैलजा पर आते हैं, जहां हुड्डा कैंप ने पूरे चुनाव का बंटाधार किया था। कुमारी शैलजा भी दूसरे तरीके से ठीक वही काम दोहरा रही थी। निश्चित रूप से वे दलित नेता हैं, लेकिन ऐसा मानना कि हरियाणा के दलितों में उनका बहुत बड़ा जनाधार है, सच्चाई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पूरे चुनाव प्रचार के दौरान
जैसा कि कहा जा रहा है वे घर बैठी रही। कुमारी शैलजा अपने घर नहीं बैठी रही, वे मुख्य धारा के चैनलों में इंटरव्यू देती रही, जिन चैनलों पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है। उन चैनलों पर वे अपनी नाराजगी बता रही थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, उन्हें हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। वे कहती थी कि वे नाराज हैं। इन इंटरव्यू को अगर ध्यान से देखें तो इन सारे इंटरव्यू में उनका एक ही मकसद था, यह मैसेज लोगों में देना कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में दलितों की उपेक्षा कर रही है। ठीक वही मैसेज जो उत्तर प्रदेश में मायावती बार बार चुनावों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने की कोशिश करती है और दलित समाज को कांग्रेस से दूर करने की कोशिश करती। अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज थी, उनमें अपने नाराजगी की बात जरूर कहती थी, लेकिन कई इंटरव्यू में हंसी मुस्कुराहट के माहौल में वे नाराजगी जताती हुई दिख रही हैं। आखिर वह कैसी नाराजगी है जिसे मुस्कुराकर बताया जाता हो, जो गुस्से में नहीं कहा जाता? संदेश साफ है, कुमारी शैलजा वही काम कर रही थी जो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, हरियाणा में कांग्रेस की नींव खोदने का काम। और इसके लिए उन्होंने एक और रास्ता चुना। कुमारी शैलजा ने 8 टिकटों का बंटवारा खुद किया था और यह 8 उम्मीदवार चुनाव हार गए। किसी नेता का टिकटों का चयन इतना खराब कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है एक ऐसी परिस्थिति में किसी राज्य में उस पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी लहर हो। वैसी स्थिति में अच्छे अच्छे नेताओं के टिकटों का वितरण बाद में खराब साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टी बात थी। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही थी और यह लहर इतनी तगड़ी थी कि गोदी मीडिया या गोदी एजेंसियों के सर्वे भी इससे उल्टी बातें नहीं कह पाए। ऐसी स्थिति में कुमारी शैलजा ने जिन टिकटों का वितरण किया वे सारे के सारे अगर चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित रूप से यह सवाल उठता है वे टिकटों का वितरण चुनाव जीतने के लिए कर रही थी या हारने के लिए। बताया जाता है कि कुमारी शैलजा की एकमात्र पॉलिटिकल क्वालिफिकेशन यह है गांधी परिवार से उनकी घनिष्ठता है, लेकिन ये अपने आप में यह भी गलत है। यह साफ था कि हरियाणा में अगर हार होगी तो राहुल गांधी ने पिछले 6 महीनों में अपने अथक प्रयास से लोकसभा चुनाव के बीच जो प्रतिष्ठा हासिल की है वह मटियामेट हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का कुछ नहीं होगा। सारा आरोप राहुल गांधी पर जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व पर जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बीमार हाल में हरियाणा के चुनाव में प्रचार करने गए, मंच पर बेहोश हो गए, यानी कि वे ऐसी स्थिति में नहीं थे जहां वे चुनाव प्रचार में जा सके। लेकिन आखिरी दिनों में जब कांग्रेस के आला नेतृत्व को यह महसूस हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस के छत्रपों ने उनकी जड़ें खोद दी हैं, तो आनन फानन वे सारे के सारे हरियाणा दौड़े। लेकिन तब तक हरियाणा में कांग्रेस की जड़ें खोदने में जो कुछ होना था वह हो चुका था। अगर कुमारी शैलजा की गांधी परिवार या कांग्रेस के आला नेतृत्व का जरा भी ख्याल होता तो वे हरियाणा में वह सब नहीं करती जो उन्होंने इस चुनाव के दौरान किया। और अगर वह सचमुच ही नाराज होती तो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में बैठ जाती, चैनलों में नहीं घूमती, जमीन पर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए नहीं जाती। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली, कांग्रेस की लहर के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार गए और जिस व्यक्ति को केंद्र में रखकर जाटों में भाजपा विरोधी लहर दौड़ी थी वह व्यक्ति यानी विनेश फोगाट सिर्फ कुछ हजार वोटों से चुनाव जीत पाए, तो इसका मतलब बेहद साफ है कि जिन लोगों के हाथ में हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान कांग्रेस ने दी थी वे सब के सब दरअसल कांग्रेस को हरवाने के लिए ही चुनाव लड़ रहे थे। अब हम कांग्रेस के आला कमान की भूमिका पर आते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार से गायब रहा। मीडिया में खबरें आने लगी कि आखिर राहुल गांधी हरियाणा क्यों नहीं जा रहे हैं। जब चुनाव के दिन बिल्कुल सामने आ गए, 26 सितंबर को राहुल गांधी ने अपनी पहली सभा हरियाणा में की। उन्होंने मंच पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को सामने खड़ा किया, उनके हाथ मिलवाए। इसकी 2 वजहें थी। सबसे पहली बात, हरियाणा के स्थानीय क्षत्रप यानी भूपेंद्र हुड्डा ने शीर्ष नेतृत्व को हरियाणा में उतरने नहीं दिया। तर्क उन्होंने जो भी दिए हों, सवाल है कि आखिरी दिनों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी को हरियाणा जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वे आश्वस्त थे कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है तो वे नहीं भी जा सकते थे। इसकी वजह दरअसल कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को यह बात देर से पता चली कि अंदर ही अंदर हरियाणा में कांग्रेस की जड़ें खोदी जा चुकी। और इसका पहला सबूत 26 सितंबर को कांग्रेस की जो सभा हुई, उस सभा में राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण दिया, विश्लेषक हैरान हुए। राहुल गांधी इतने गुस्से में क्यों थे? प्रकट तौर पर राहुल गांधी ने अपने गुस्से का निशाना भारतीय जनता पार्टी को बनाया, लेकिन दरअसल यह गुस्सा अपने स्थानीय नेतृत्व के विश्वासघात पर था। और इसके लिए अगर मंच से भाषण देते राहुल गांधी के पीछे भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा की तस्वीर देख, उस वीडियो में साफ दिखेगा राहुल गांधी इधर गुस्से में भाषण दे रहे हैं, पीछे भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर तनाव है, वे सहज नहीं है, उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं है, जो है वह सिर्फ तनाव और बेचैनी। उनके दूसरी तरफ कुमारी शैलजा दिख रही हैं और एक शॉट में तो वे सिर झुकाए हुए दिख रही हैं, यानी यह साफ था कि वे जानते थे कि उनका टॉप लीडरशिप
चुनाव में उनकी भूमिका को समझ गया है और इसलिए उस समय दोनों ही बेहद असहज स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में जब वोट पड़ने में कुछ रोज बचे हैं और नीचे ही नीचे कांग्रेस की जड़ें खोदी जा चुकी, तो आला कमान आखिर क्या करता? उसने मंच पर दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया, उनके हाथ मिलवाए। इसका दूसरा सबूत राहुल गांधी के आखिरी 3 दिन के भाषण में मिले। अभी भी कांग्रेस के नेतृत्व को हरियाणा की पूरी शतरंज की बिसात नहीं दिखी थी, वह बिसात उसे आखिरी 3 दिनों में दिखी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आखिरी 3 दिनों में जो सभाएं की, वो बार बार अपने भाषण में कह रहे थे हरियाणा में 36 बिरादरियों की सरकार बनेगी। अपने शुरू के भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हरियाणा के दलित को कुमारी शैलजा और पार्टी के भीतरघातियों ने दूसरी तरफ अंदर ही अंदर भाजपा के कैंपेन ने कांग्रेस से दूर कर दिया है। यह बात उन्हें आखिरी दिनों में ही पता चली और इसलिए उस समय वे अपने भाषण में जोर देने लगे 36 बिरादरियों की सरकार बनेगी। लेकिन तब तक लोग अपना मन बना चुके थे। कांग्रेस के आला कमान को कांग्रेस की जमीनी हकीकत जानकारी बिल्कुल आखिरी दिनों में हुई और इसलिए राहुल गांधी को अपने नॉर्मल चुनाव प्रचार से अलग युद्ध स्तर पर हरियाणा में उतरना पड़ा। उन्होंने 3 दिन तक हरियाणा में यात्रा की ताकि पार्टी को हो चुके नुकसान को वह किसी तरह कम कर सके। यहाँ पार्टी के आला नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल उठता है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में आने से रोक दिया था और बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त हार को जब आला कमान देख चुका था, तो आखिर वह हरियाणा में भाजपा की लिखी हुई उसी स्क्रिप्ट पर क्यों चलता रहा? यह अपने आप में कांग्रेस के आला कमान पर, कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा की रणनीति में एक बड़ा हिस्सा दरअसल किसी राज्य में अपने विरोधी दल के शीर्ष के नेताओं या स्थानीय नेताओं किसी न किसी तरह से समझौता करवाने या अपने साथ मिलाने की रही है और यह बार बार देखा गया है। तो ऐसे में कांग्रेस के आला कमान की भूमिका यह बनती है कि वह जमीन पर, चाहे वह राज्य का चुनाव हो चाहे वह पंचायत का चुनाव, वह जमीन पर मौजूद रहे जहां उनका स्थानीय नेतृत्व मनमाना नहीं कर पाए। लेकिन न तो हरियाणा चुनाव में, न ही उसके पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस के आला कमान को जमीन पर नहीं देखा गया। जहां उन्हें जमीन पर देखा गया वह था लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और वहां पर उनके नतीजे चौंकाने वाले रहे। भारतीय जनता पार्टी की बुनियादें हिला दी थी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नतीजों ने। हरियाणा में कांग्रेस की हार की ये जो स्क्रिप्ट सामने आती है, ये स्क्रिप्ट बार बार दोहराई गई है और अगर हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को देखें तो यह साफ साफ समझ आएगा कि अलग अलग प्रदेशों में सरकारों को गिराने में, सत्ता में बनी हुई क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े नेताओं को अपने साथ मिला लेने या उनके सेकेंड बेंच के नेताओं को अपने साथ मिलाकर पार्टी को तोड़ देने की रणनीति रही है। और यही रणनीति दरअसल वह चुनाव में भी अपनाती है, जहां वह अपने विरोधी के क्षत्रप को अंदर ही अंदर अपने साथ रखते उसके जरिए वह वो सारे काम करवाती है जो वह करना चाहती। और इसकी एक मिसाल उत्तर प्रदेश में मायावती है। सवाल है कि अगर हरियाणा चुनाव में यह स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी की थी और इसे उसने दूसरे राज्यों में भी दोहराया था, तो कांग्रेस का आला नेतृत्व इस स्क्रिप्ट को डिकोड क्यों नहीं कर पाया? एक के बाद एक चुनावों में वह इसे क्यों डिकोड नहीं कर पाता? यह कांग्रेस के नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल है। इस पूरे विश्लेषण से आखिर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस विश्लेषण का निष्कर्ष दरअसल यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दक्षिण को छोड़कर उत्तर भारत में अपने पूरे के पूरे संगठन को या तो डिसॉल्व करना चाहिए या फिर नए सिरे से उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। कांग्रेस पर बार बार उसके सहयोगी यह आरोप लगाते हैं कि जहां उसका सामना सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से होता है, जहां कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का कोई नहीं होता, वहां हर मामले में कांग्रेस बुरी तरह हारती है। यह कोई आरोप नहीं बल्कि यह आंकड़ों में दिन के उजाले की तरह देखा जा सकता है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले लड़ती है वहां भाजपा विरोधी लहर के बावजूद वह बुरी तरह हारती है और इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, क्योंकि उन राज्यों में या उन जगहों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई नहीं होती, वहां आमने सामने सिर्फ भाजपा होती है। कांग्रेसी छत्रप होने का टैग लगाए भाजपा का मोहरा बने लोग और इसलिए वहां वे चुनाव हरवाने के लिए लड़ते हैं और वहां कांग्रेस बुरी तरह हारती है। इस विश्लेषण में मैंने सारे तथ्य आपके सामने रखा और इन तथ्यों से सवाल उठता है कि हरियाणा में सिर्फ कुमारी शैलजा नहीं, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा क्या दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के मोहरे नहीं थे? हरियाणा के लिए इसका फैसला इन तथ्यों के आधार पर आप खुद कीजिए, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह कि इस हार से और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या कोई सबक लेगा? इस विश्लेषण में मैंने ईवीएम के सवाल का जिक्र नहीं किया। ईवीएम का सवाल अपने आप में
बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी चुनाव के नतीजों को अगर बदलना है, किसी प्रदेश की लहर को नतीजों में बिल्कुल उल्टा कर देना है, आपको सिर्फ एक स्तर पर चुनावी तैयारी नहीं करनी होगी। नतीजों में बदलाव के लिए कई स्तरों पर तैयारियां होती हैं। उनमें एक तैयारी जिस पार्टी के पक्ष में लहर है, उसके स्थानीय चुनाव प्रचार की कमर तोड़ देना है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मास्टर स्ट्रैटेजी की बड़ी जीत है। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।